हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम सी टेट के ईवीएस नोट्स जो हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है पक्षी से रिलेटेड है, पक्षी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो हैं हम उन्हीं को देखेंगे। तो ज़्यादातर पक्षियों की आँखें जो है उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, मतलब सिर है ये तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, इस तरह से क्या है उनकी आंखें होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ें को नज़र कर सकते हैं। तो जब एक इधर है एक इधर है तो क्या है, एक वाली आंख जो है इधर का देख सकती है और इधर का देख सकती है, मतलब दो चीज़ें अलग अलग देख सकती है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, तो ये क्या है, यहाँ पे पुतलियाँ उनकी घूमती नहीं है, इस तरह से नहीं होती मूव, इसलिए ये अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। तो पक्षी जब दोनों आंखें उनकी जो हैं वो एक ही चीज़ को अगर ध्यान केंद्रित करती हैं तो उनको दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, चील हो गया, गिद्ध हो गया, ये हमसे क्या है 4 गुना देख पाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये कि चील, बाज, गिद्ध, ये सब के सब हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद यानी काली, ब्लैक एंड वाइट जो है देखते हैं। जैसे कि उल्लू जो हो गया वो रात में जागता है तो उसको क्या है, ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। आगे है, सांप के बाहरी कान नहीं होते, मतलब जिस तरह से हमारे ये कान हैं इस तरह से उनके कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन सकते हैं। तो जब सांप रेंगता है तो जमीन में जो कुछ कंपन होती है उसी की वजह से वो क्या है, उसको चीज़ों का एहसास होता है, तो सिर्फ उसको कंपन ही क्या है महसूस कर पाता है। आगे है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठे लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर, चीता, चील को देखकर एक खास खास आवाज़ निकालता है जिससे उनके साथियों को एक संदेश पहुंच जाता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जंगल के जब ऊंचे पेड़ पर बैठे लंगूर के पास कोई मुसीबत आती है जैसे शेर, चीता को देखकर, तो एक खास तरह की आवाज़ निकालता है और फिर वो अपने साथियों को संदेश देता है। तो आवाज़ निकालने का उनका भी एक अलग अलग क्या होती हैं, आवाज़ें होती हैं। आगे है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। तो पक्षी क्या है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। आगे है, मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुँचाती हैं। तो मछलियाँ भी पानी में क्या है अपने आप से वो तरंगे छोड़ती हैं जिससे सारी मछलियों को पता चल जाता है कि क्या है, कुछ खतरा आने वाला है। आगे है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही कुछ अजीब हरकतें करने लगते हैं। तो आपने देखा होगा, कुत्तों को देखा होगा, गाय भैंस ये सब जो है क्या है, कुछ फड़फड़ाने टाइप की लगती हैं, मतलब अगर जैसे गाय बंधी हुई है तो वो क्या है फड़फड़ाएगी। क्या कब फड़फड़ाएगी, जब वो भूकंप आने वाला उससे पहले। तो इन कुछ जानवरों को क्या है, तूफान, भूकंप, इन सब का पहले ही उनको क्या है पता चल जाता है और वो अजीब अजीब हरकतें वही है कि वो अगर एक स्थान पर बंधे होंगे तो वो क्या है अपने आप को छुड़ाने का कोशिश करते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनदेखी होने वाली है, तो जानवरों को देखकर भी हम क्या है मुसीबतों को भाप सकते हैं। आगे है, सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी के कुछ समय पहले भी क्या है कुछ इसी तरह का हुआ था, कुछ इसी तरह का आवाज़ें चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान
अंडमान की खास जनजाति समझ गई और उन्होंने उस इलाके को क्या कर दिया, खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग जो है सुनामी से बच गए थे। आगे है डॉल्फिन। डॉल्फिन भी अलग अलग की तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। बहुत से जानवर किसी खास मैदान में लंबी गर्दन नींद में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। तो अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो छिपकली हमको बिल्कुल नहीं दिखती, क्योंकि ये क्या है, सो जाती हैं। और जब गर्मियाँ शुरू, मार्च जो होगा, मार्च में गर्मियाँ होने लग जाती है थोड़ी थोड़ी, तो ये क्या है, छिपकलियाँ क्या है, देखने को हमें मिल जाएंगी। और जब जैसे ही सर्दियाँ आएंगी तो ये क्या है, छिप जाती हैं। अब हम यहाँ पे स्थॉल के बारे में, स्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार जो है पूछा गया है। अमेरिकन महाद्वीप में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो अमेरिकन महाद्वीप में पाए जाते हैं। ये कैसे दिखते हैं, तो ये भालू जैसे दिखते हैं, पर ये भालू नहीं होते हैं। भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू नहीं होते हैं। अमेरिकन महाद्वीप में ये पाए जाते हैं। स्लॉथ करीब करीब वो है 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते रहते हैं। तो 17 घंटे इनको सोना ही है। ये जो है भालू जैसे दिखने वाले स्लॉथ, ये 17 घंटे क्या है, पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते रहते हैं। ये सप्ताह में एक बार सौंच करने के लिए पेड़ से उतरते हैं। तो टोटल एक सप्ताह में केवल एक बार ही इनको क्या है, सुसु पोटी जो है वो आती है, और उसी के लिए वो पेड़ से उतरते हैं, वरना ये पेड़ से उतरने वाले भी नहीं हैं। ये है जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की क्या है, पत्तियां खाते हैं और पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन काल में, मतलब इनका क्या है, 40 साल इनका जीवन रहता है, और ये केवल 8 पेड़ों तक ही घूमने की तकलीफ करते हैं। तो ये क्या है, एक पेड़ पे रहे, उसकी पत्तियां ख़त्म हो गई, या फिर जैसे झड़ गई, पतझड़ आया, झड़ गई, तो ये दूसरे पेड़ पे चले जाएंगे और फिर उसकी पत्तियां खाएंगे, फिर उसका मन भर गया। तो ऐसे कुल 40 सालों में सिर्फ और सिर्फ 8 पेड़ों का ही ये घूमने की तकलीफ उठा पाते हैं। तो ये स्लॉथ हो गया। अब हम बात करेंगे बाघ की। तो है अंधेरे में हम से ये 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। तो ये 6 गुना, हमने एक जगह पढ़ा था कि जो बाज है, चील है, ये 4 गुना, पर बाघ जो है ये 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। हम सभी इंसानों से ये 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूछें इनकी जो मूछें होती हैं, ये क्या करती हैं, हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। तो इनकी मूछें जो हैं कंपन को भाप लेती हैं, और जिससे क्या है, शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है, और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गर्जना की आवाज़ जो है 3 किलोमीटर से भी दूर सुनाई जा सकती है। तो मान लीजिए यहाँ पर बाघ है, यहाँ पर बाघ है और यहाँ पर हम हैं, और हमारी बीच की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर हम दूरी पर हैं, तो हम यहाँ हैं, तो हमको बाघ की गर्जना जो है वो हमको सुनाई दे जाएगी। बाघ हवा की वजह से, पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को पहचान सकता है। तो ये 6 गुना तो हमसे बेहतर ही वैसे भी देख सकता है, लेकिन कि पत्तियां हवा में हिल रही हैं या कोई झाड़ियों के पीछे छिपा है, उसका भी वो अंदाज़ा लगा लेता है। और जैसे अगर हम झाड़ियों के पीछे अगर हम खड़े हैं, तो ये क्या है, यहाँ से आके हमको पकड़ लेगा और खा जाएगा। तो इस तरह से क्या है, ये अपना हवा से हिल रही हैं पत्तियां, या फिर शिकार की वजह से, मतलब शिकार, या यहाँ पे शिकार है ना, यहाँ पे छुप जाते हैं शिकारी की बाघ हमको देख ना पाए। तो बाघ कंपन से क्या कर लेता है, हिलने से अंतर को पहचान लेता है। आगे देखते हैं, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुन सकता है। तो बाहर की आवाज़ बिल्कुल अच्छे से सुन सकता है, और अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकता है। तो ये अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। घाना पक्षी विहार जो है राजस्थान भरतपुर में है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से जो हमारे
पक्षी विहार हो गए या फिर नेशनल पार्क यहाँ से शुरू हो जाते हैं। आगे है यहाँ पर घाना पक्षी विहार राजस्थान और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। अब यहाँ पर सपेरों की, सांप की बात आ जाती है। तो सांप देखते हैं, सपेरों को कालबेलिया भी कहा जाता है। तो सांप पकड़ने वालों को कालबेलिया कहा जाता है। तो ये ज़्यादातर जो है कालबेलिया एक नृत्य है जो कि कहाँ होता है, राजस्थान में। कालबेलियाओं का नृत्य वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। आगे है ये एनसीईआरटी की बुक में भी है, एनसीईआरटी की भी बुक में है। नाग गुफन जैसे डिज़ाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। तो नाग गुफन कुछ इस तरह से क्या है, कुछ डिज़ाइन होती हैं जिसको नाग गुफन बोलते हैं। और ये कहाँ फेमस है, गुजरात में फेमस है और दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से पूछ सकता है एग्जामिनर पूछ सकता है कि नाग गुफन डिज़ाइन जो है कहाँ पर होती है, तो गुजरात में और दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है सरीसृप प्रजाति का है और इसकी जो प्रजातियां हैं, नांग, किंग, कोबरा, करैत, अफाई, दुबई। मतलब नांग एक ही है, उसको किंग कोबरा भी बोलते हैं। तो कितने हो गई, 4 हो गई, नांग, करैत, अफाई, दुबैया। नांग, करैत, अफाई, दुबैया। अब और बात कर लेते हैं कालबेलियों की। तो कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, भारत में पाए जाते हैं। ये मतलब ये जो है 4 प्रकार की प्रजाति, नाग, गुफई, अफाई, दुबई, करैत। आगे सीरम देखते हैं। इनसे एक सीरम बनाई गई है, जहर जब अगर सांप काट लेता है तो यही सीरम जो है दी जाती है, जिससे उस व्यक्ति की क्या है, जान बच जाती है। तो सांपों की जहर के लिए बनाई गई कौन सी है दवाई, का नाम सीरम है। तुम्बा, खजरी और बीन सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक सूखी लौकी का नाम आया है। तो जब लौकी का जो फल है वो सूख जाता है, उससे तुम्बा बनाया जाता है, खजरी बनाई जाती है और बीन। तो बीन आपने देखा होगा कुछ इस तरह, और यहाँ पर इसका ऐसा गोल गोल सा रहता है। तो ये जो गोल गोल है ये सूखी लौकी से ही बनाया जाता है। इसके अलावा सूखी लौकी कहाँ यूज़ होती है, जैसे हमने पुराने महाभारत रामायण में देखा हुआ कि ऐसे कमंडल टाइप के जो हैं साधु मुनि जो है लिए रहते थे, उसका उपयोग वहाँ पर भी होता था कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो इसका यूज़ ये भी है। लेकिन यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है, तुम्बा हो गया, खजरी हो गया और बीन हो गया। आगे है हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। तो जहरीले कौन कौन से हैं, वही जो हमने ऊपर पढ़े थे, नांग, करैत, दुबैया, फफाई, अफाई या फफाई जो भी है। आगे है सांप जब किसी को काटते हैं तो उनकी 2 खोखले जहर वाले दांत, तो उनके 2 जो खोखले जहर वाले दांत जो होते हैं दूसरी व्यक्ति या जानवर के शरीर में चले जाते हैं। तो किसी ने काटा यहाँ पर हाथ में, तो ये 2 तरह के जो है बनते हैं दांत। तो समझ लीजिए 2 तरह का अगर निशान या 2 डॉट का निशान हो तो समझ लीजिए ये क्या है, हमको सांप में ही काटा है। आगे है सांप के द्वारा कटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। और ये सीरम जो है ईज़िली सरकारी अस्पतालों में ये मिल जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई गई है। तो सीरम किससे बनाई गई है, सांप के जहर से बनाई गई है। किसके लिए, जब सांप काट लेता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। आगे है उड़ीसा में कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किए जाते हैं। तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किए जाते हैं। आयमपुरम जिला जो है आंध्र प्रदेश में है। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को लेकर अलग अलग से जो है नाम या पहचान किए गए हैं। इनको देखते हैं। तो हिंदी में आमबट बोलते हैं आम पापड़ को, आमबट, बंगाली में आम सोट्टो, असम में आमटा, तेलुगु में मामाडी तंगड़ा, मराठी में अम्बावड़ी। तो ये जो हैं कुछ आम पापड़ के नाम है। तो एक बार फिर से हिंदी में आमबट बोलते हैं, बंगाली में आम सोट्टो बोलते हैं, असम में
आमटा बोलते हैं, तेलुगु में मामीडी तंगड़ा और मराठी में अम्बावड़ी। अब स्वाद और पाचन से रिलेटेड हैं यहाँ पर। तो ये देखते हैं, हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट में पाए जाने वाला जूस जो है अम्लीय होता है। तो हमारे पेट में जो भी खाना जाता है तो ये एक जगह स्टोर होता है और वहीं पे क्या है, अम्ल में मिलता है। तो रस जो होता है अम्लीय होता है और हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे है, सबसे ज़्यादा भारत में चावल उत्पादन होता है। उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में होता है। तो उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है चावल उगाए जाते हैं। मुस्लिम कपड़े को छानने में एक मुस्लिम होता है, कपड़े का नाम है ये। कपड़े, मुस्लिम कपड़े को छानने में यूज़ किया जाता है। तो ये कपड़े की टाइप है, ये कपड़े का टाइप है मुस्लिम कपड़े, जिसको छानने में यूज़ होता है। कांच या जार बोतल में अचार रखने से पहले तो यहाँ पर आगे है नहीं है, तो कांच या जार बोतल में अचार रखा जाता है ताकि ये जो खट्टे हैं और कांच के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता, इस वजह से ज़्यादा लंबे समय तक अचार जो है सुरक्षित रहता है। आगे देखते हैं, सांपों, अभी फिर से सांप आ गया है यहाँ पर। देखते हैं, सांपों के दांत होते हैं लेकिन वो अपने भोजन या शिकार को सीधा निगल जाते हैं। दांत होते हैं लेकिन वो चबाने का काम नहीं करते, वो अपने शिकार को सीधा ही निगल जाते हैं और फिर जो है वो जो शिकार है वो पेट में ही मरता है। फिर इस तरह से नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है। तो एग्जामिनर पूछता है सीटेट के एग्ज़ाम में कि कौन सा ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाकर रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नाग या किंग कोबरा यही क्या है, घोंसला बना के रहता है। सांपों को किसान का मित्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सांप जो है चूहे खाने, अपना शिकार जो है चूहों को भी, बहुत चूहा खाता है, जहाँ भी चूहा होगा तो पीछे पीछे क्या है, सांप भी वहाँ दिखने को मिल जाते हैं। तो ये सांप क्या है, किसानों के मित्र कहे जाते हैं। विश्व का सबसे लंबा जीव जो है अजगर है। तो विश्व का सबसे लंबा जीव अजगर है। विश्व में सर्वाधिक सांप जो है विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर सांप सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हांगकांग के लोग सांपों के मांस को खाते हैं और लिंग हु फेन जिनको कहा जाता है। तो हांगकांग में क्या है, लोग सांपों के मांस को खाते हैं। तो हांगकांग में लोग सांपों के मांस को खाते हैं, जिसको लिंग हु फेन कहा जाता है। आगे है, सांप के कान नहीं होते लेकिन वह ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकते हैं। सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन से निकली ध्वनि की कंपन के अनुसार ही अनुक्रिया करता है। तो एक बार फिर से ये बाघ आ गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो टाइगर स्टेट किसको कहा जाएगा? तो एमपी को। बाघ के शरीर पर काली और पीली धारियां पाई जाती हैं। तो बाघ के शरीर पर काली और पीली धारियां पाई जाती हैं। बाघ के बालों व अन्य जीवों के अलग अलग रंग बालों के कारण ही होते हैं। तो बाघ के बालों व अन्य जीव, चाहे वो बाघ के बाल हों, चाहे वो गिलहरी के बाल हों और चाहे किसी के भी बाल हों, तो उनके बालों के रंगों के कारण होता है, ना कि उनकी स्किन की वजह से, जलवायु या वातावरण से नहीं होता है। तो बालों का रंग जैसा होगा, मान लीजिए ये क्या है, बाल है, अब इन बालों का कलर क्या होगा, ब्लू है। अब तो ये क्या हो जाएंगे, बाल ब्लू हो जाएंगे। तो इनका रंग है, ना कि वहाँ की जलवायु और वातावरण, इन सब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बालों का रंग किससे होगा? रंगों से होगा। आगे देखते हैं, बाह्य समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग, तो ये समूह बनाकर रहते हैं और 10 से 12 बाघ एक समूह में रहते हैं। तो एक समूह हो गया जिसमें 10 या 12 बाघ होंगे। फिर ये एक दूसरा समूह होगा जिसमें 10 से 12 बाघ होंगे। तो बाघ के समूह का नेतृत्व बाघिन करती है। बाघ को नर
बच्चा 3 से 4 की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। बाघ का जन्म के समय जो है 2 से 2.5 किलोग्राम का बच्चा होता है। बाघिन जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके बच्चे का जो वेट होता है तो 2 से यानी 2.5 किलो का होता है। बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। तो जैसे कुत्ते को देखा है कि वो भी क्या है मूत्र विसर्जित कर देता है जगह जगह, तो उसी तरह जो है बाघ भी अपने एरिया को बनाने के लिए ये मूत्र का इस्तेमाल करता है। जैसे ही कोई बाघ दूसरे के इलाके के पास पहुंचता है, उनको तुरंत पहचान में आ जाता है कि ये क्या है, किसी दूसरे का इलाका है। यानी कि वो जो उसने एरिया बनाया होगा वहीं से उसको महक आ जाएगी और समझ जाएगा कि ये किसी ने अपना एरिया बना रखा है। तो क्या होगा, वो उस एरिया में नहीं जाएगा। इस तरह से आगे है, बाघ अंधेरे में ही मनुष्य से 6 गुना, अभी हमने देखा था 6 गुना देख सकते हैं। बाघ अंधेरे में भी अपनी मूंछों के माध्यम से रास्ता बना लेता है। तो मूंछों के माध्यम से ही उनको क्या है, महसूस कर लेता है कहाँ कौन सी चीज़ें घटित हो रही हैं, तो उसको मूंछें भी उसकी सपोर्ट करती हैं। बाघ जंगल में पत्तियों की सरसराहट और हिलने के कारण दूर से ही पहचान जाता है कि पत्तियों के हिलने या सरसराहट किसी जीव के आने के कारण है या किसी हवा के आने के कारण। बाघ ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बाघ के कान कई दिशाओं या चारों दिशाओं में गति कर सकता है। बाघ की दहाड़ जो है 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। बाघों की आबादी तेजी से घट रही है। इसका मुख्यतः कारण बाघों का अवैध शिकार और प्राकृतिक आवास का विनाश करना है। तो अवैध शिकार, अब चूंकि इतने शिकार तो नहीं है, पहले बहुत शिकार हुआ करते थे, राजा महाराजा शौक रखा करते थे, यहाँ तक कि जब अंग्रेजों का शासन था तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर शिकार किया गया है। बाद में फिर उनके प्राकृतिक, अब जो वर्तमान में है प्राकृतिक आवास बहुत ज़्यादा उनके बिगाड़े जा रहे हैं। तो इस वजह से भी क्या है, उनकी बाघ जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो बाघ शिकार उनकी खाल और काटन से हो रही है। तो अवैध शिकार क्यों होती थी, ताकि उनकी खाल को बेच सकें और उससे क्या है मोटा पैसा कमा सकें। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1973, ये इम्पोर्टेंट है, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट, वही जो हमने ऊपर पढ़ा था उत्तराखंड वाला जिम कॉर्बेट, तो यहीं पर शुरू किया था। अब हम शेर की बात करते हैं। तो शेर जो है भूरे रंग का होता है। शेर कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। जंगल का राजा शेर ही होता है। तो जंगल का राजा कौन है, शेर है। भारत में सर्वाधिक शेर जो है गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। शेर समूह में रहते हैं। शेरों के एक समूह में 10 से 12 शेरनियाँ, एक बच्चे रहते हैं। तो ये भी समूह में, चाहे वो बाघ हो और चाहे वो शेर हो, सब के सब क्या है, समूह में रहते हैं। ऐसे ही अभी हम हाथी पढ़ेंगे तो हाथी भी क्या है, समूह में रहते हैं, वही 10 से 12 इनके भी बच्चे रहते हैं। और समूह का नेतृत्व कौन करता है, शेरनियाँ करते हैं, ना कि शेर करते हैं। तो बाघ वाले का भी यही है, बाघ के समूह का नेतृत्व जो है बाघिनें करती हैं। शेर भी अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। शेर भी अंधेरे में देखने की शक्ति जो है 6 गुना है और अधिक है। आगे है, अब हम मकड़ी की बात करते हैं। तो मकड़ी ऑर्थोपोडो संघ का एक जीव है। मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। क्योंकि कीट के मतलब जो इंसेक्ट होता है उसके तो 6 पैर होते हैं, लेकिन इस मकड़ी का क्या है, 8 पैर होता है। मकड़ी के 8 पैर होते हैं। मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में भी सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। और मकड़ी को क्या सामाजिक कीट वर्ग में शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि सामाजिक कीट वर्ग को निम्न जीव शामिल है, मधुमक्खी, चींटी, बर। तो मधुमक्खी एक सामाजिक कीट वर्ग है, ये झुंड बनाकर रहती हैं। चींटियाँ भी, और जो बर होती है ना पीली पीली, वो भी क्या है, सामाजिक कीट है। अब हम बात करेंगे रेशम की कीड़े की। तो रेशम का कीड़ा जो है पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीड़े को शहतूत की पेड़ों पर पाला जाता है। भारत में सर्वाधिक रेशम कीट पालन का जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश और असम में किया जाता है। तो रेशम कीट कहाँ कहाँ पाला जाता है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख,
आंध्र प्रदेश और असम में किया जाता है। नर रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर रहकर भी पहचान लेता है। तो नर जो है अपनी मादा को बहुत दूर से ही पहचान लेता है उसकी सुगंध से। आगे है यहाँ पर आंध्र प्रदेश का आया, तो आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली और कलमकारी जो है बहुत फेमस है। पोचमपल्ली कलमकारी ये क्या है, एक डिज़ाइन का ही नाम है जो कि कपड़े पर की जाती है, और इसकी साड़ियाँ पोचमपल्ली कलमकारी ये दोनों साड़ियाँ प्रचलित हैं आंध्र प्रदेश में। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन जो है लीची के पेड़ पर उपयुक्त रहता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन सर्वाधिक बिहार जो है लीची वाले पौधे में हमने देखा था, तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है, ये बस्ती में रहती हैं और मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक महीना जो है अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे है मधुमक्खी के छत्ते से लगभग 12 किलोग्राम शहद जो है प्राप्त करते हैं। 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, कुछ राजा एवं श्रमिक होते हैं, कुछ राजा एवं श्रमिक भी होते हैं। तो यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ एक रानी मक्खी होती है और कुछ राजा होते हैं और कुछ श्रमिक भी होते हैं। मधुमक्खी अपने साथियों को भोजन की सूचना नृत्य द्वारा देती हैं। तो जब भी एक मधुमक्खी को अगर भोजन मिल जाता है तो वो नृत्य करके सभी को बुला लेती हैं। अब यहाँ पे पश्मीना शॉल की बात करेंगे। पश्मीना शॉल के लिए बकरियाँ होती हैं और बकरी के रेशे से ही फिर निकाल कर पश्मीना शॉल बनाया जाता है। तो पश्मीना जो है बकरी को ही एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। तो लद्दाख में पाला जाता है पश्मीना बकरी। पश्मीना बकरी को चंगपा जनजाति के लोग पालते हैं। पश्मीना बकरी 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। पश्मीना बकरी जो है 10 डिग्री सेल्सियस माइनस जो है तापमान पर रहकर जीवित यापन कर सकती है। पश्मीना बकरी के बाल जो है मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले रहते हैं। तो 6 गुना पतले रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना पतला रेशा होगा, बिल्कुल। और उसी से क्या है पश्मीना शॉल बनाया जाता है। तो बहुत हल्का, उसका जो वेट होता है बहुत हल्का होता है, लेकिन जब हम उसको ओढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है -10 डिग्री सेल्सियस के भी तापमान को झेल सकते हैं। आगे पश्मीना बकरी के शॉल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा गर्म होते हैं। पश्मीना के शॉल या स्वेटर बनाने में 250 घंटे लगते हैं। तो एक स्वेटर बनाने में या फिर शॉल बनाने में 250 घंटे लगते हैं। पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जैसे बाड़ा होता है जानवरों का, तो वैसे पश्मीना बकरियों को जहाँ रखा जाता है उसको लेखा कहा जाता है। आगे है चंगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उसे रेम्बो कहा जाता है। तो ये जो चंगपा जनजाति है जो कि पश्मीना बकरी को पालती है, ये अपने घरों को रोबो कहा जाता है। तो ये एनसीईआरटी की बुक में है। वो एक भ्रमण करने जाता है, फिर उसको वो चंगपा जनजाति के साथ जो है लूनर से जाता है और फिर वहाँ पर वो रहता है, फिर वो बताता है। तो ये एनसीईआरटी का ही है। अब हम बात करेंगे गिलहरी की। गिलहरी एक स्तनधारी जीव है। गिलहरी सदैव कुछ ना कुछ कुतरती रहती है ताकि उसके दांत जो है बड़े ना हो सके। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पिछले साल के एग्ज़ाम में जो ये गिलहरी जो है बहुत बार पूछा गया है। अब ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल और कान पाए जाते हैं, वे बच्चे देते हैं, वो अक्सर क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। जिनके शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान पाए जाते हैं वो क्या, और जो बच्चे देते हैं वो स्तनधारी होते हैं। तो गिलहरी भी क्या है, स्तनधारी है। आगे है चूहा। चूहा जो है एक स्तनधारी जीव है। चूहा एक स्तनधारी
जीव है। ये भी क्या है, बच्चे देते हैं। चूहे की देखने की शक्ति जो है बहुत कमज़ोर होती है। तो जैसे ये चूहा चूहा गया, यहाँ पे दीवार आ गया तो उसको दिखेगी नहीं, तो भुट हो जाएगा। फिर उसको पता चलेगा अच्छा यहाँ से नहीं है, फिर वो यहाँ किनारे किनारे, इसलिए किनारे किनारे जो है वो बहुत जाता है। आपने देखा होगा। तो इसकी देखने की शक्ति क्या है, बहुत कमज़ोर होती है। लेकिन सूंघने की शक्ति जो है बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए हमने किचन में जो है घी रख दिया, घी जो है अगर थोड़े 1 मिनट के लिए भी रख दिया तो क्या है, चूहा अगर वहाँ पर है तो उसको सूंघ सूंघ के वो तुरंत आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या है, एक बॉक्स से लेते हैं चूहे को फंसाने के लिए, उसमें एक यहाँ पर जो है रोटी लगाते हैं, उसमें घी लगाते हैं, तभी क्या है उसकी खुशबू से वो उसको खाने आएगा और चूहा जो है जाल में फंस जाता है। तो ये इसलिए क्या है, सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है पर देखने की शक्ति नहीं होती है। आगे देखते हैं केचुआ। केचुए पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। ये भी किसान का मित्र है, एक सांप है किसान का मित्र, एक केचुआ भी है। केचुआ के माध्यम से ही जैविक खाद बनाई जाती है। केचुओं को किसान का मित्र भी कहते हैं क्योंकि केचुआ जो है मिट्टी को खाता है। मिट्टी को खाकर मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिससे जड़ों तक हवा और पानी अच्छे से पहुंच पाता है, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। तो ये भी हमारा फ्रेंड हो गया, यानी हमारा या किसानों का जो भी हमारा फ्रेंड है। आगे है डॉल्फिन। डॉल्फिन का देखते हैं तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है। डॉल्फिन जो है स्तनधारी जलीय जीव है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव है। मानव के द्वारा जो भी उसे सिखाया जाता है आसानी से वो सीख लेती हैं। भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती हैं और इसे ला टाइगर भी कहते हैं। तो ला टाइगर किसे कहते हैं, डॉल्फिन को। गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन जो है इलाहाबाद से पटना के मध्य पाए जाते हैं। तो गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन इलाहाबाद से पटना के मध्य पाए जाते हैं। तो किसी ने देखा हो तो प्लीज़ बताएं, किस किस ने देखा है इलाहाबाद और पटना। हमने तो नहीं देखा है। आगे है डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगों के विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगे निकालती हैं, और जब शत्रु हमला करता है तो अलग ध्वनि, जब मित्र से मिलना होता है तो अलग ध्वनि। गंगा नदी के बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉल्फिन की संख्या लगातार घटती जा रही है। तो इसलिए मैंने बताया ना कि हमने तो देखी नहीं, शायद कारण इसका प्रदूषण, बढ़ते प्रदूषण का कारण ही होगा। और एनसीईआरटी का है तो एनसीईआरटी में ये दिया गया है। आगे हम बात करेंगे कि नीली व्हेल, एक डॉल्फिन अलग है और नीली व्हेल ये अलग है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी व्हेल होती है नीली व्हेल। नीली व्हेल जो है एक स्तनधारी जलीय जीव है। नीली व्हेल जो है शूरशैल प्रजाति का जीव है। नीली व्हेल जो है भूरशैल, शूरशैल नहीं, भूरशैल प्रजाति का जीव है। सर्वाधिक नीली व्हेल जो है प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। आगे है आगे देखते हैं हाथी। हाथी की बात करेंगे। भारत में राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। हाथी समूह में रहते हैं, ये भी समूह में रहते हैं, शेर भी रहते हैं, बाघ भी रहते हैं। समूह का नेता जो है बुजुर्ग हाथिनी करती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी बाघिन करती थी, शेरनियाँ करती थी, तो यहाँ पर भी बुजुर्ग जो सबसे बड़ी होगी वही क्या है, इसका नेतृत्व करेंगी। आगे है एक स्वस्थ हाथी दिन भर में 100 किलोग्राम पत्तियाँ, छाल, घास फूस खा लेता है। तो 100 किलो उसको चाहिए पत्तियाँ, छाल, घास फूस। हाथी काले रंग के होते हैं, इसलिए उन्हें गर्मी अत्यधिक लगती है। इसलिए क्या है, गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ या जल में खेलना पसंद करते हैं। हाथी का गर्भ काल जो है सर्वाधिक लंबा होता है। कितने समय का, लगभग 22 माह का होता है। कितना होता है, 22 माह का होता है। हाथी दिन भर में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो 22 माह में एक हथिनी बच्चे को जन्म देती है और हाथी जो है 2 से 4 घंटे ही सोता है। स्थल खंड में पाए जाने वाले सबसे बड़ा जीव, मतलब जमीन पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव जो है हाथी है। अब चील, बाज और गिद्ध की बात करते हैं।
तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, लेकिन इसको एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। चाल बीज नहीं, बाज है ये। बाज और गिद्ध को दूर से देखने की क्षमता मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। अर्थात यदि किसी वस्तु को मनुष्य 2 मीटर दूर से देख सकता है तो उसकी वस्तु को ये पक्षी आधे किलोमीटर से भी देख सकते हैं। तो इनकी 4 गुना शक्ति होती है। हाथी और इन सब की तो 6 गुना होती है, तो याद रखना है 4 गुना होती है। अब हम कुछ वनस्पति पेड़ पौधों की बात करेंगे। तो वनस्पति जगत में रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भूभागों के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार है। इसे प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर यह पौधा काफ़ी उपयोगी होता है। रेगिस्तानी ओक का तना स्कूल के छत के बराबर अर्थात 10 से 12 फीट या 4 मीटर तक का होता है। तो ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में होता है, और इसका तना मतलब इसकी जो लंबाई है वो 10 से 12 फीट होती है और 4 मीटर का होता है। आगे देखते हैं, रेगिस्तानी ओक की जड़ों से 30 गुना गहरी होती हैं। तो इसकी जो जड़ें हैं जो पेड़ की, वो क्या है, 30 गुना गहरी होती है। रेगिस्तानी ओक के तने में जल संरक्षित रहता है। बिल्कुल, तो इनके तने में क्या है, जल संरक्षित रहता है। स्थानीय निवासियों के सामने जब जल संकट आता है तो वे इसे चाकू या पाइप की मदद से तने में संग्रहित जल का उपयोग कर लेते हैं। आगे है घटपर्णी। घटपर्णी जो है कीटभक्षी है, यानी शिकारी पौधे की बात करते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि घटपर्णी पौधे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो मेघालय, और विश्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और भी जगह पाए जाते होंगे, ये अकॉर्डिंग किसके हैं, एनसीईआरटी के। आगे घटपर्णी को शिकारी पौधा कहा जाता है क्योंकि यह चूहा, मेढक, अन्य कीड़े मकोड़े का शिकार करता है। इसका आकार लंबे घड़ेनुमा होता है। तो इस तरह से होता है ये, इस तरह से ये पौधा होता है, और यहाँ पर क्या है, एक ढक्कन होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से अगर कुछ आएगा तो ये ढक्कन जो है तुरंत बंद कर लेगा। तो यही क्या है, उसका शिकारी पौधा हो गया। घड़े के मुख के पास कांटेनुमा आकृति होती है, जैसे कि कोई जीव वहाँ पहुँचता है उसका शिकार हो जाता है। घटपर्णी से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिसको सूंघकर ही सारे जानवर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसका शिकार बन जाते हैं। घटपर्णी उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव है। तो कहाँ पाया जाएगा, वहाँ पाया जाएगा जहाँ पर नाइट्रोजन का अभाव होगा। तो जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है वहाँ पर घटपर्णी पौधे पाए जाते हैं। तो कुछ कीट पक्षी पौधों के नाम हैं जैसे कि नेफेंथिस, ड्रोसेरा, यूटीफ्लेरिया। तो ये कुछ नाम हो गए। अब हम बात करेंगे खेजड़ी की। तो खेजड़ी राजस्थान में बहुत पाया जाता है। ये एक विशालदार छायादार वृक्ष है। इसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते हैं। खेजड़ी राजस्थान राज्य के थार रेगिस्तान में पाई जाती है। खेजड़ी की जड़ें गहरी होती हैं और कम पानी में भी रह सकती हैं। खेजड़ी की छांव में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते हैं। खेजड़ी की लकड़ी में कीड़े जड़ों में लगते हैं, इसलिए इनका उपयोग साल दर साल किया जाता है। तो खिजड़ी की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, यहाँ पर नहीं होगा, नहीं लगते हैं, इसलिए इसका उपयोग साल दर साल किया जा सकता है। खिजड़ी की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो है, यहाँ पर नहीं होता, लेकिन राजस्थान में जो है खिजड़ी की फलियाँ मार्केट में भी बिकती हैं और उसको क्या लोग खरीदते हैं और उसकी सब्जियाँ बनाते हैं। आगे है 1731 में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी गांव में खिजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु जो है 363 महिलाओं अपना बलिदान दे दिया था। तो यहाँ पर एक कहानी है कि एक राजा था, उस समय राजा ने आदेश दिया
कि महल बनवाने के लिए क्या है, लकड़ी की आवश्यकता है। तो सारे मजदूर जो है काम वाले लकड़ी लेने गए जंगल में, तो वहाँ पर ये अमृता देवी थी, तो उन्होंने लकड़ी काटने से मना किया। इस तरह से 363 लोगों क्या हो गई, बलिदान हो गई। और लेकिन उनको फिर लास्ट में क्या है, राजा ने कहा कि ठीक है लकड़ी मत लीजिए, इस तरह से। तो भारत सरकार ने भी इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया है। पेड़ तथा जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। ये है खेजड़ी गांव के बुजुर्गों का कथन। तो ये किसका कथन हो जाएगा, खेजड़ी गांव के, वही अमृता देवी वाला जो गांव है खेजड़ी, वहीं पर यह है कि पेड़ जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम इनके बिना नहीं रह सकते, इसलिए हमको क्या है, इनको संरक्षित करना चाहिए। खिचड़ी की छाल का प्रयोग जो है, छाल का प्रयोग होता है, एग्जामिनर पूछता है कि खिचड़ी की कौन से वृक्ष का कौन सा भाग जो है हमारे लिए दवा का प्रयोग करता है, तो छाल होता है। औषधि बनाने में किया जाता है। खिचड़ी की पत्ती की प्रयोग चारा के लिए किया जाता है। इसका महत्ता को देखकर राजस्थान सरकार ने इस वृक्ष को अपना राजकीय, मतलब राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन है, तो खेजड़ी है। अब लाइकेन की बात करेंगे, तो यह एक सहजीवी पौधा है। लाइकेन कवक शैवाल के मध्य सहजीविता का परिणाम है। कवक की बात करें तो सफ़ेद रंग का होता है। क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि के माध्यम से नहीं बना पाता, इसलिए कवक जो है सड़े गले स्थानों पर ही पाए जाते हैं। अतः कवक की मुख्य समस्या भोजन है। और शैवाल जो है हरे रंग का होता है, मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लोरोफिल भी होता है, और ये सूरज की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन शैवाल की मुख्य समस्या आधार है, मुख्य समस्या आधार है। कवक और शैवाल के मध्य जो है सहजीवी से यहाँ कवक को शैवाल से भोजन प्राप्त हो जाता है, तो वहीं शैवाल को कवक के से आधार प्राप्त हो जाता है, तो एक दूसरे से ये भोजन प्राप्त कर लेते हैं। अब लाइकेन की बात करें तो वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है लाइकेन को। जब वायुमंडल में SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन समाप्त हो जाते हैं। तो ताजमहल मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाली SO2 के कारण पीड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि SO2 अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसे स्टोन कैंसर भी कहा जाता है। तो स्टोन कैंसर किसको, SO2 को कहा गया है। ताजमहल के चारों तरफ लाइकेन लगवाया गया ताकि अम्ल वर्षा या वातावरण में SO2 की बढ़ोतरी का पता लगाया जा सके। तो जब SO2 बढ़ जाएगा तो ये लाइकेन पौधा जो है ख़त्म हो जाता है, इसलिए वहाँ पे लगाया गया है कि SO2 बढ़े नहीं, मतलब लाइकेन जिंदा है तो SO2 वहाँ पर नहीं है। तो पीपल की बात करें, पीपल एक विशाल छायादार वृक्ष है। पीपल का तना एवं जड़ें एक दूसरे तक फैली होती हैं। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे और 2 घंटे देता है ऑक्सीजन। तो पीपल जो है 24 घंटे हमको ऑक्सीजन देता रहता है, ऐसा नहीं है कि दिन में दे रात में दे, ये दिन और रात दोनों समय ये ऑक्सीजन हमको देता है। तो पीपल को बोधि वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और जो महात्मा बुद्ध जी हैं उनको बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए भी इसको बोध वृक्ष कहते हैं पीपल को। आगे है बरगद। तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। जड़ें दूर दूर तक फैली होती हैं। बरगद के तने से जड़ें लटकती हैं जो तने को सहारा देने का कार्य करती हैं। एक जेट्रोफा है। जेट्रोफा मुख्यतः ब्राज़ील का पौधा है। कहाँ का पौधा है, तो ब्राज़ील का पौधा है। जेट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जेट्रोफा की खेती उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जो शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। भारत में जेट्रोफा के स्थान पर बायोडीजल के लिए करंज एवं पोगोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। अब है यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस भी ऑस्ट्रेलियाई वृक्ष है। यूकेलिप्टस को सामाजिकी वानिकी या परिस्थिति तंत्र की आतंकवादी कहा जाता है।
क्योंकि यूकेलिप्टस जो है एक दिन में लगभग 40 लीटर जल का अपव्यय करता है। तो यूकेलिप्टस का यूज़ हमने देखा होगा, जो हमारे घर बनते हैं, जो बल्लियाँ होती हैं घर में, जैसे छत वत पड़ती हैं तो उसके नीचे बल्लियाँ लगाई जाती हैं। ये जो बल्लियाँ हैं वो यूकेलिप्टस से ही आती हैं, यूकेलिप्टस के पेड़ से ही हमको प्राप्त होती हैं। तो यही यूकेलिप्टस क्या है, आतंकवादी, मतलब ये पर्यावरण सुधारने में काम नहीं आता, बल्कि ये 40 लीटर पानी का अपव्यय करता है एक दिन में। यूकेलिप्टस को भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत जो है 1976 के तहत भारत में लाया गया था। क्रोटन को देखते हैं, तो क्रोटन को जल का प्राकृतिक सूचक माना जाता है। क्रोटन को मुख्य फसल के साथ लगा दिया जाए तो मुख्य फसल की सिंचाई कब करना है, इसकी सूचना क्रोटन दे देता है। तो क्योंकि क्रोटन की जड़ें गहरी नहीं होती हैं, जब जल संकट होने पर बहुत जल्दी सूख जाती है, जिससे पता चलता है कि मुख्य फसल की सिंचाई करनी है। तो क्रोटन हमारी यूज़ जो है, जो फसलों की सिंचाई है वो करने में हमको एक क्या है, सूचना प्रदान करने वाला एक प्राकृतिक सूचक पौधा है। आगे है सीता और अशोक की बात करें तो सीता अशोक को शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे लगाया गया है। तो वही अशोक का पेड़, और उसी पेड़ के नीचे जो है सीता जी बैठा करती थी। जब रावण चुरा के ले गया था तो अशोक वाटिका में ही उनको रखा गया था, तो वही सीता अशोक कहा जाता है। और ये अक्सर जो है हम जब भी कोई घर बनाता है तो घर के इधर लगा देगा, तो इस तरह से यूज़ करते हैं। साथ ही ये शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे भी लगाए जाते हैं। तो ये लंबे लंबे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट भी जाते हैं और कुछ फैलने वाले, दो तरह के होते हैं ये, और भी तरह हो सकता है, लेकिन मैंने जो है दो तरह के देखा है। एक तो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, बिल्कुल सीधा जाता है, और एक जो है वो फैलते हुए जाता है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर क्योंकि सीता अशोक भूमि प्रदूषण को नियंत्रण करता है, इसलिए जो है सड़क के किनारे जो है अशोक के पेड़ हमको देखने को मिलते हैं। और भी एक कारण हो सकता है कि ये मैंने बताया ना कि ये बिल्कुल सीधा जाता है, यहाँ वहाँ टेढ़ा बेढ़ा नहीं होता, तो इस वजह से भी कि सड़क के बहुत ज़्यादा सड़क को घेरेगा नहीं और उसकी क्या कटिंग शटिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब मानव आवास की बात करें तो घर के लकड़ी के घर जो हैं, लकड़ी के घर वर्षा बहुल्य वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, आदि राज्यों में बनाए जाते हैं। तो असम के में लकड़ी के घर हमको देखने को मिलते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में वर्षा अधिक होती है, इसलिए वहाँ जंगल अधिक हैं और वहाँ की लकड़ियों की प्रचुरता भी ज़्यादा है। लकड़ी के घर जो हैं वो ढालदार कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, ढाल युक्त होते हैं और 10.12 फीट की ऊंचाई पर ही बनाए जाते हैं। मतलब पहले यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको जो है सपोर्ट लगाया जाता है, इसके ऊपर जो है हमारा घर बनेगा, इस तरह से जो है घर बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो ज़मीन है ज़मीन से ही बना दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। ये कुछ ऊंचाई पर जैसे 10 से 12 फीट ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सीढ़ियाँ लगानी होगी, तो इस तरह से क्या है घर बनाए जाते हैं लकड़ी के घर। और लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर लकड़ी के घरों की दीवारें फर्श और लकड़ी के ही बने होते हैं। लकड़ी के घर बॉक्स के मजबूत खंभों से बनाए जाते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में बांस को ही हरा सोना कहा जाता है। तो हरा सोना किसको कहा गया, तो बांस को कहा गया है हरा सोना। लकड़ी एवं पत्थर के घर की बात करें तो लकड़ी एवं पत्थर के घर जो है भारत में मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे हिमाचल प्रदेश यानी कि कुल्लू मनाली, लकड़ी और पत्थर के घर हमें देखने को मिलते हैं। हिमाचल, कुल्लू मनाली, लद्दाख में भी मिलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लद्दाख, और उत्तराखंड राज्य में भी बनाए जाते हैं लकड़ी और पत्थर के घर। पर्वतीय क्षेत्रों की मुख्य चुनौती निम्न है: बादल फटना, अत्यधिक बारिश, भूकंप, बर्फबारी, चट्टानों का खिसकना। पर्वतीय क्षेत्रों में लकड़ी एवं पत्थर के घर जो है द्विमंजिले बनाए
जाते हैं। पहली मंजिल में ये लोग अपने पशुओं एवं सामने को रखते हैं। पहली मंजिल में ये लोग अपने पशुओं को एवं सामान रखने का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी मंजिल में वो यहाँ खुद रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में घरों की नींव को मजबूत रखा जाता है एवं दीवारों को पत्थर से बनाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में घरों के फर्श को लकड़ी का बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है। मिट्टी के घरों की बात करें तो राजस्थान में, और जो हमारे अभी भी हम देखते हैं जो हमारे गांव हैं, वहाँ पर भी अभी मिट्टी के घरों में लोग रहना पसंद करते हैं। तो मिट्टी के घर मुख्यतः उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ पर गर्मी अत्यधिक है। तो गर्मी कहाँ पर अत्यधिक? रेगिस्तान में पाई जाएगी। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मिट्टी के घर जो है भारत में मुख्यतः राजस्थान एवं उत्तर भारत में बनाए जाते हैं। मिट्टी की घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं ताकि सूर्य की ऊष्मा घरों में प्रवेश ना कर सके। मिट्टी के घरों की छत को घास फूस या लकड़ी का बनाया जाता है। मिट्टी के घरों की छतों को ढालियुक्त रखा जाता है ताकि वर्षा का जल छतों पर संग्रहित ना हो। मिट्टी के घरों को फर्श या समय समय पर गोबर से भी उनकी लिपा जाता है ताकि उसमें जो कीड़े मकोड़े हों वो सारे उस गोबर के लीपने से समाप्त हो जाते हैं। मिट्टी के घरों की दीवारों को समय समय पर मिट्टी या गोबर से लीपा जाता है ताकि दीवारें मजबूत रहें। अब हम बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ जो है इग्लू वाले जो मकान है पूरा बर्फ़ से ही बनाया जाता है, पूरा बर्फ़ ही होता है ये इग्लू। बर्फ़ के घर जो है मुख्यतः ध्रुवीय प्रदेश मतलब जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ हमारा नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, और ये हमारी एक 0 डिग्री लाइन है। तो जो भी घर इस ध्रुव के पास होंगे, यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे, वहाँ पर अक्सर जो है यही इग्लू वाले घर हमको इस साइड देखने को मिलेगा, क्योंकि सूरज तो यहीं रहता है। यहाँ से थोड़ा इस लाइन पे जाएगा, इस कर्क रेखा विषुवती रेखा यहीं तक जो है हमारी सूरज रहता है इतने भाग में, और बाकी भाग में सूरज नहीं रहता। इस कारण यहाँ पर बर्फ़ हमेशा परमानेंट जो है जमी रहती है। इसी कारण जो है यहाँ पर इग्लू बनाए जाते हैं। बर्फ़ के घर मुख्यतः एरिस्कमो जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। तो एरिस्कोमो जनजाति ही इग्लू घर बनाती है। एस्किमो जनजाति बर्फ़ के घर को इग्लू कहते हैं। बर्फ़ के घरों को दीवारें फर्श के टुकड़ों से बनाई जाती हैं। बर्फ़ के घरों की दीवारें जो है दोहरीकरण से मुक्त होती हैं ताकि घरों की ऊष्मा बाहर ना निकले। बर्फ़ के घरों के दरवाजे बहुत छोटे होते हैं ताकि ठंडी या बर्फीली हवाएं घर में प्रवेश ना कर सकें। तो कुछ इस तरह से घर होता है उनका, इस तरह से, और ये सारा जो है बर्फ़ से ही बनाए जाते हैं, बर्फ़ से। और ये लेट कर इनको क्या है घर के अंदर जाया जाता है। इसलिए छोटा बनाया जाता है कि जो हवाएं हैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर ना जा सके। जब इसके अंदर नहीं जाएगी हवा तो क्या है, ये घर का घर भी बना रहेगा, पिघलेगा भी नहीं, और क्या है ठंड भी इनके घर में नहीं जा पाएगी, और इसके घर में जो आग वाग जल रही है वो ऊष्मा जो है बाहर नहीं निकलेगी। तो इसलिए जो है इनके जो दरवाजे और जो खिड़कियाँ होती हैं, खिड़कियाँ तो होती ही नहीं है, सिर्फ दरवाजे होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए छोटे बनाए जाते हैं। अब हम हाउस बोट की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के डल झील में बहुत सारी जो है वो हमको देखने को मिलती हैं। तो केरल राज्य में बनाए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में मुख्यतः डल झील एवं बुलर झील में बनाए जाते हैं। हाउस बोट की दीवारों एवं छतों में सुंदर नक्काशी किया जाता है ताकि सैलानियों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके। लेखा और रेवो या चंगम्पा जनजाति लेखा जो है पश्मीना भेड़ों को रखने के लिए, रेवो जो है उनकी जनजातियों के रहनों का घर है जिसको रेवो कहा जाता है। और ये पश्मीना बकरी को पालने के लिए लेखा, मतलब जैसे हमारा बाड़ा होता है जानवरों का, तो उनका पश्मीना बकरियों के लिए लेखा घर में रखा जाता है।
अब पेड़ों पर घर कहाँ होता है, तो बस विषुवतीय क्षेत्र में निवास करने वाले पिग्मी जनजाति होती है, कांगो गणराज्य में है। पिग्मी जनजाति कहाँ पर है, तो कांगो गणराज्य देश में है। अफ्रीका के द्वारा इनके द्वारा पिग्मी जनजाति के द्वारा ये पेड़ों पर घर बनाए जाते हैं। पिग्मी जनजाति के द्वारा पेड़ों पर घर जो है इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हिंसक जन्य जीवों से सुरक्षा प्राप्त किया जा सके। आगे है पक्षियों की आवाज़। तो पक्षी अपना घोंसला तभी बनाता है जब उसे अंडा देना होता है। कौवा की बात करें तो अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है, बहुत ऊंचे बनाता है, बिल्कुल एकदम ऊपर। जैसे मान लीजिए ये है पेड़ है तो बिल्कुल ऊपर ही बनाएगा ये घर अपना कौवा। और किससे बनाता है, बहुत ही जटिल इसका घर होता है। लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जो होती हैं उनका उपयोग करके ये अपना घर बनाता है। कोयल क्या करती है, कोयल जो है कोया के ही घोंसले का इस्तेमाल करती है। ये घर बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हैं। कोयल अंडे कोये के घोंसले में दे देती हैं और कोया ही उनके बच्चों को पाल लेता है। कोया उसे समझकर पाल लेता है। आगे है कलचिड़ी। कलचिड़ी जो है पत्थरों के बीच खाली जगहों में अपने अंडे देती हैं। तो मान लीजिए ये दो पत्थर है, यहाँ उसको जगह दिखी तो यहाँ पर क्या है, अपना घोंसला बना लेगी। घोंसले पौधों की नाजुक टहनियों, जड़ हो गई, ऊन हो गई, बाल हो गई, रुई आदि के माध्यम से बनाती है ये कलचिड़ी। अब गौरैया जो अक्सर है अलमारी और आईने के पीछे इस तरह से जो है घर बना लेती हैं। तो आपने देखा होगा गौरैयाओं को भी गांव में अक्सर दिख जाती हैं, लेकिन अब तो गांव में भी ये भी कम होती नज़र आ रही है। आगे है कबूतर। कबूतर जो है पुराने मकान या खंडर में ये अपना घर बनाते हैं। तो कबूतर ने एक बार जो है गमले में भी क्या है ये अपने अंडे इसने दिए थे। तो मुझे याद है कि गमले में भी खाली गमला पड़ा होगा तो और एक कोने में रखा होगा तो वो वहाँ पर भी क्या है अपने अंडे दे देगा। तो पुराना मकान हो और खंडर हो वहाँ ये अक्सर अपना अंडे देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि यहाँ पर जो है गमले में भी उसने अंडे दिए थे। आगे है बसंत गौरी। तने में गहरा छेद। और ये कबूतर जो है एसी वगैरह एसी जो लगे रहते हैं ना वहाँ पर भी ये अपना घोंसला बना लेता है। मतलब एसी को भी वो खंडर समझता है, इस तरह से वो, तभी तो यहाँ पे लिखा ना पुराने मकान और खंडरों में ये देता है। तो एसी को भी वो खंडर समझता है और वहाँ पे अपने अंडे दे देता है, शायद इसलिए कि यहाँ पर उसके अंडे सुरक्षित रहेंगे, बस और कुछ नहीं। आगे बसंत गौरी तने में गहरा छेद बनाकर। बसंत गौरी जो है तने में गहरा छेद बनाकर तथा उसी में अपना अंडा दे देती हैं बसंत गौरी। तो हमने एक बार फिर से देख लेते हैं। कौवा सबसे ऊपर, कोयल बनाती ही नहीं है। कलचिड़ी जो है पेड़ों के बीच में देती है। गौरैया घर के अलमारी के पीछे या आईने के पीछे अपना घोंसला रख देती है। कबूतर जो पुराने खंडर होते हैं उसमें, बसंत गौरी जो है तने में ही दे देती है, उसको फोड़ फोड़ के छेद करती है और फिर क्या है वहाँ पर अपना अंडा देती है। दर्जन चिड़िया का काम ही है, दर्जन जैसे किसी पत्तों को क्या कर देती है, सिल देती है। सिलने का काम ये दर्जन चिड़िया देती है और पत्तों को सिल कर ही वो अपने अंडे देती है। शक्कर खोरा जो है छोटे पेड़ या झाड़ियों की डालियों पर बनाते हैं। तो शक्कर खोरा जो है इस तरह से टहनियों में ये दे देते हैं। जैसे बोगनविलिया है, बोगनविलिया की झाड़ियों में आपको अक्सर शक्कर खोरा जो है के घोंसले आपको मिलते हैं। घोंसला बनाने में ये बाल वही जो लड़कियां अपनी झाड़ती हैं और फेंक देती हैं ना, उन्हीं बालों को ये शक्कर खोरा उठाकर अपने घोंसले में रख लेता है। बारीक हो गया, घास हो गया, पतली टहनियाँ हो गया, सूखे पत्ते, रुई का भी ये इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं कॉटन का प्लांट लगा हो तो वहाँ से रुई इकट्ठी कर लेती हैं ये। पेड़ की छाल हो गई, टुकड़े हो गए, और कपड़ों के चिथड़े को भी ये छोटे छोटे को ले जाकर अपने घोंसले में डालती हैं ये शक्कर खोरा। अब है फाख्ता ये एक कुछ ये जो है कबूतर जैसा ही दिखता है पर वो कबूतर नहीं है।
ये कहाँ अंडा देता है? कैक्टस के बीच में देता है, मेहंदी के पेड़ों में, क्योंकि मेहंदी के पेड़ जो है झाड़ियों के रूप में इस्तेमाल होता है ना, तो ये वहाँ पर भी अपना घोंसला दे देता है। आगे है वीवर पक्षी। वीवर पक्षी का घोंसला लालटेन के जैसा दिखता है, मतलब इस तरह से जो है दिखाई देगा लालटेन जैसा। तो बीवर पक्षी का घोंसला जो है लालटेन जैसा दिखाई देता है, और ये पक्षी बनाने का काम जो है वो नर करेगा। मक्षी बनाने का घर जो है नर करेगा, और फिर जो है फीमेल आएगी, और उसके घोंसले में अगर उसको पसंद होगा तब तो ठीक है, बात बन जाएगी। अगर नहीं पसंद होगा तो ये नर जो है उसके लिए दूसरा घर बनाएगा। तो ये है वीवर पक्षी। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि मादा वीवर पक्षी उसमें से जिसे पसंद करती है उसी के घोंसले में अंडा देती है। तो ये हुआ कुछ वीवर पक्षी। उल्लू की बात करें तो उल्लू अपने बच्चे पुराने पेड़ों में सोखरों में यानी छेदों में दे देती है। उल्लू शक्कर बसंत गौरी की जैसे, तो जैसे बसंत गौरी देता है वैसे ही उल्लू भी दे देता है पुराने पेड़ों में। उल्लू अपनी गर्दन से 180 पीछे कर सकता है, यानी 180 पर ये ऐसा घुमा सकता है। ऐसा कहा गया, मतलब लगभग 180 जो है घुमा लेता है, अपने गर्दन को पीछे भी कर सकते हैं। आगे है मैना। मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे कर घुमा सकती है। आगे है चील गाद, और ये अपना घोंसले का इस्तेमाल साल दर साल करते हैं। तो चील हो गई, बाज हो गई, ये भी बिल्कुल पेड़ों के ऊपर ही जो है अपना घोंसला बनाते हैं, और ये साल दर साल करते हैं ऊंची डालियों पर। बिल्कुल जो कौवे का काम है ना, वो भी जैसे कौवा बनाता है वैसे ही चील, बाज और गिद्ध अपने पेड़ों के ऊपर ही बनाते हैं। 404 फीट चौड़ा होता है। आगे है पक्षियों के दुश्मन और शत्रु। तो पक्षियों के शत्रु मानव एवं अन्य जीव जंतु हैं, जैसे कि सांप हो गया। सांप आएगा, पेड़ पे चढ़ जाएगा और सारे अंडे को खा जाएगा। गिलहरी हो गई, गिलहरी भी पेड़ पर ही रहती हैं, फुदकती रहती हैं, तो ये भी नुकसान पहुंचाती हैं। कौवा हो गया, चूहा हो गया, बिल्ली हो गई, तो ये सब पेड़ों पर जो जा सकते हैं वो सब उनके दुश्मन हो गए पक्षियों के। आगे हम भोजन की बात करें तो क्षेत्रीय भोजन। क्षेत्रीय भोजन क्या है? सरसों से बने तेल की मछली ये जम्मू एंड कश्मीर में खाते हैं। मतलब यहाँ पर उत्तर भारत में ज़्यादातर जो है लोग हैं ना, सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मछली बनाने में हो, चाहे वो सब्जी बनाने में हो। हाँ, दिल्ली वगैरह में जो है ना ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना उत्तर भारत में ज़्यादातर तेल का ही इस्तेमाल करते हैं, सरसों के तेल। अब नारियल के तेल से बनी मछली ये गोवा में करते हैं। टेपियोका और नारियल जो है केरल में है। केरल के लोग अपने आंगन में इसको उगाते हैं, टेपियोका एवं नारियल को। लिंग हू फेन जो हमने हांगकांग का देखा था, सांपों का मांस है। ढोकला एवं लेमन एगरा जो है गुजरात है। ढोकला ये गुजरात का खाना है। पाव भाजी, बड़ा पाव ये मुंबई का है। मोमोज जो है नागालैंड का है। तो मोमोज जो है नागालैंड का ही है। वैसे तो आजकल सब हर जगह जो है मोमोज, गांव-गांव तक में क्या है, मोमोज देखने को मिल जाता है। आगे है सरसों का साग और मक्के की रोटी, तो ये पंजाब का फूड था। आगे है संतुलित भोजन, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्व और फाइबर, इन सबको हमको बिल्कुल बैलेंस में खाना है। ऐसा नहीं है कार्बोहाइड्रेट हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया, बहुत ज़्यादा हमने चावल खा लिया, बहुत ज़्यादा आलू खा लिए, तो ऐसा नहीं करना। मैं ये भी खाना है, बस अभी खानी है प्रोटीन। तो इन सभी का मिला जुला स्वरूप संतुलित भोजन होता है। आगे है कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इससे क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। लेकिन सर्वाधिक ऊर्जा जो है हमको फैट से मिलती है। फैट से मिलती है। और 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 9.1 कैलोरी होती है।
और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी होती है, 4.2 कैलोरी। ऐसे खिलाड़ी जो शारीरिक श्रम एवं अत्यधिक ऊर्जा वाले खेलों में भाग लेते हैं उन्हें अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट पर अधिक बल देना होता है, जैसे क्रिकेटर हो गए, हॉकी हो गया, प्लेयर हो गया, फुटबॉलर हो गए, धावक हो गए और आदि। तो इनका जैसे क्रिकेटर है, जैसे मान लीजिए इंडियन टीम है, तो इनके जो खाना होगा वो हमारे जैसे छोले भटूरे और ये सब नहीं खाएंगे। वो उनके लिए एक अलग डाइट प्लान के अनुसार ही उनको जो है भोजन दिया जाएगा। आगे देखते हैं। इसके अलावा किसान और मजदूरों को भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, पर वो लेते नहीं, पर वो क्या है, उगा देते हैं ये सारी चीज़ें। अनाज हो गया, ये सारे उगाएंगे लेकिन खाते नहीं हैं। जितना उनको खाना चाहिए उतना नहीं खा पाते हैं। आगे है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है, जैसे रोग होने लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हमें ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा मैदा वाली चीज़ नहीं खानी है। इस तरह से हमें को ध्यान रखना। बैलेंस डाइट तभी होगी जब हम हर चीज़ का बैलेंस रूप में हम उसका उपयोग करें। वसा की बात करें तो घी हो गया, तेल हो गया, जानवरों से प्राप्त होते हैं और पेड़ों से प्राप्त होते हैं। तो संतृप्त वसा हो गया जो जानवरों से, असंतृप्त वसा जो पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों से वही तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, ये सभी पेड़ पौधों से ही मिलता है, तो ये भी क्या है, फैट का ही एक रूप है। बाकी जानवरों से चर्बी से घी, जैसे बकरा जब बनाते हैं तो बहुत सारी क्या है, चर्बी उसमें छोड़ता है, वो ऑयल छोड़ता है। और आगे है, घी हो गया, मक्खन हो गया, ये क्या है, ये भी हमको जानवर, गाय भैंस बकरी, इन सब से हमको मिलता है। अब हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन शरीर निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है, तो ये कोशिकाएं किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती हैं, और ये कोशिकाएं प्रोटीन से बनी होती हैं। प्रोटीन की कमी से मेसरमा तथा क्वाशिकोर में शर्मा और क्वाशिकोर नामक रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, में शर्मा और क्वाशिकोर रोग हो जाएगा। प्रोटीन की सबसे अधिक आवश्यकता बच्चों को होती है, क्योंकि बच्चों के शरीर का निर्माण एवं मस्तिष्क का निर्माण हो रहा होता है। जो भार उठाने वाले लोग हैं, मानसिक खेलों में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे विटामिन की। तो विटामिन जो है बी और सी जो जल में घुलनशील विटामिन है, ए सी ई के वसा में घुलनशील है, मतलब घुली हुई होती है। मान लीजिए हमने घी खाया तो उसमें ये सारी विटामिन भी होती हैं। आगे है, अब इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो ये देखते हैं। और हमको ये कौन सी चीज़ें खानी चाहिए ताकि हमको ये रोग होने से बच सकें। तो यहाँ से 1 नंबर क्या है, पक्का है आपका। अगर आप ये देखे जाते हैं तो ए की कमी से रतौंधी, मतलब हमको आँखों से दिखेगा नहीं, संक्रमण भी होता है। ए को संक्रमण रोधी विटामिन बी कहा जाता है। ए स्रोत जो है गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, चौलाई, भतुआ, मतलब जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो सब ए का स्रोत है। पक्का, आम और दूध, ये सब। आगे देखते हैं, स्कर्वी सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। डी के रिकेट्स, हड्डियों वाला रिकेट्स हो जाता है, जिसका सूर्य की रोशनी से इसकी भरपाई होती है। ई जो है बाध्यता यानी बांझपन, जैसे अंकुरित अनाज के जो है थक्का जमना। आगे है, अब ये पेडागोजी से रिलेटेड है, नहीं, अभी और भी है। स्कूल गोइंग रिसोर्स, ये हमारा टॉपिक है CTET में। तो स्कूल गोइंग रिसोर्स मतलब स्कूल किस किस माध्यम से हमारी पूरी इंडिया में के लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो जाते हैं। तो बांस के बना पुल हमको कहाँ देखने को मिलता है, असम, जहाँ बारिश बहुत होती है लेकिन फिर भी स्कूल जाते हैं। टोली से जो जाते हैं वो लद्दाख। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार कर जानी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। 4 से 5 बच्चे इसमें बैठ पाते हैं। सीमेंट का पुल गांव, कस्बे और शहरी इलाकों में देखने को मिलता है। बल्लम जो है केरल हो गया, लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। ऊंट गाड़ी जो है राजस्थान में देखने को मिल जाती है। अगर आप जयपुर जाएंगे तो जयपुर में भी आपको ऊंट गाड़ी देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आप जैसलमेर जाते हैं तब तो आपको पक्का 100% जो है आपको गाड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो है
वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होती है ऊँट गाड़ी, जैसलमेर वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में तो उतनी रेत वाले क्षेत्र नहीं हैं, इसलिए वहाँ पे कम है। यहाँ दूर दूर तक रेत नज़र आती हैं। बैलगाड़ी की बात करें तो गांव विलेज और जो हमारे गांव के खेत वगैरह हैं, कच्ची सड़कें हैं, वहाँ पर क्या है, बैलगाड़ियाँ अभी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अब ये भी क्या है, बुल्लोक कार्ट बहुत कम रह गई हैं। हरे भरे खेतों से भी धीरे धीरे जाती हैं। आगे है साइकिल की सवारी। तो यूपी बिहार मतलब गांव की लड़कियों अधिकतर जो है साइकिल देखने को मिल जाती हैं। आगे है जुगाड़ की बात करें, ये फट फट करके हुए गुजरात वगैरह में बहुत जाती है, जुगाड़ करके बना एक इंजन जो है आगे रख लेते हैं, और फिर ये जो गाड़ी है ये भी हमारी इंडियन जो उस्ताद होते हैं वही जुगाड़ करके बना लेते हैं। तो ये हमको देखने की मिलती है गुजरात। मोटर बाइक वगैरह भी। आगे देखते हैं जंगल से जाते बच्चे। तो मेघालय ईस्ट साइड इन इंडिया। तो जंगल से कौन जाएगा, जो हमारा पूर्वोत्तर भारत के बच्चे हैं, वहाँ पे जंगल बहुत होते हैं, इसलिए जंगल से जाते बच्चे हमको देखने को मिलेंगे। बर्फ़ पर चलते मकान। तो बर्फ़ पर चलते, तो जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, इन सब में बर्फ़ पर चलते बच्चे हमको देखने को मिलते हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। सूखे पत्तों के, अब हम कुछ पेंटिंगों की बात करेंगे। यहाँ पर पेंटिंग की बात करें तो यहाँ पर विष्णु चिलंकर जो है इंदौर मध्य प्रदेश, जिन्होंने सूखे पत्तों से पेंटिंग बनाई है। ठीक है, आगे है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी ज़िले से फैली है, जिसमें चावल के घोल से रंग नील और हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ व अन्य जंतुओं को साथ में रखकर चित्र बनाए जाते हैं। तो मधुबनी हो गई बिहार की, सूखे पत्ते हो गई इंदौर एमपी की, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, कचनार के फूलों की सब्जी यूपी में खाई जाती है, केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। तो यूपी में कचनार के फूल, केले के फूल की केरल में। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकोड़े बनाते हैं। दवा के उपयोग में भी इसका यूज होता है। फूल गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन, इन सब का दवा के रूप में भी उपयोग करते हैं। इत्र व केवड़ा चमेली गुलाब से बना होता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में इत्र बहुत मशहूर है। कौन सा, वो भी कन्नौज। और इसको इत्र फूलों का शुद्ध अर्थ होता है, ये अस्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। तो हमको विधि याद रखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रात में खिलने वाले फूल जो है सफ़ेद सुगंधित होते हैं, जैसे कि हरसिंगार हो गया, रात रानी हो गई, ये सारे के सारे, चमेली हो गई, ये सारे के सारे रात में ज़्यादा खिलते हैं और सुगंधित होते हैं और सफ़ेद होते हैं। नीम, कीकर, खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता। नीम हो गई, कीकर हो गया और खेजड़ी, इन सब की लकड़ियों से क्या है, जो है बेड वगैरह ये सब बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो लकड़ी है वो, उसमें कीड़ा यानी दीमक नहीं लगती है। आगे है गुलाब जल प्लस ग्लिसरीन और नींबू के रस के इस्तेमाल करने से त्वचा फटती नहीं है, क्योंकि सर्दियों में क्या है, त्वचा हमारी फटने लग जाती है। तो गुलाब और ग्लिसरीन और नींबू, तो ये दादी माँ के नुस्खे जैसा ही है। तो दादी माँ का नुस्खा यहाँ पर दिया गया है। केरल को मसालों का राजा भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, कौन कहाँ से लाया। तो यहाँ पर देखते हैं कि पुर्तगाली लोग मिर्ची दक्षिण अमेरिका से लाए थे। भिंडी, गोभी और मटर अफ्रीका से लाए थे। चाय जो है असम से। सोयाबीन चीन से। बैगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर, केला। आगे हैं
तो ये कुछ भारतीय हैं फ्रूट जो यहीं पाए गए हैं। आगे देखते हैं वोल्को। वोल्को क्या है? वोल्को में एक हुक होता है, पतले पतले, वो फंसे रहते हैं। तो वोल्को का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया था, 1948 में किया था। उन्होंने बीज के हुक जो हैं कुत्ते पे फंसे चिपके देखे थे। तो जब हम खेत गांव में जाते हैं तो अक्सर जो है हमको इस तरह से बीज चिपक जाते हैं, और जानवरों में तो अक्सर ये हमको देखने को मिलते हैं। जो हमारी कुत्ते होते हैं उनके ऊपर ये चिपके रहते। तो जॉर्ज मेस्ट्रल ने वहीं से इसका आइडिया लिया था और वेल्को का आविष्कार किया था। और वेल्को क्या होती है? जो हमारे बैग्स वगैरह में चिट 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 करते हैं वही जो है वेल्को होते हैं। आगे है प्याज जो है जुलाई मंथ में ग्रो की जाती है। विलुप्त पौधे जो हैं 20 प्रजाति हैं। विलुप्त जीव जो है डायनासोर है। विलुप्त पक्षी डोडो है। केरल में टेपियोका। ये सारा हो गया है। अब नृत्य की बात करें, मतलब डांस की बात करें और मेलों की बात करें तो चेराव जो है मिजोरम में है। चेराव का जो हो गया मिजोरम हो गया। फसल को घर पर जब पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है तब ये नृत्य होता है। ओणम जो है फेस्टिवल केरल में। लोक रंग एमपी में। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में। डोला यात्रा रथ यात्रा उड़ीसा में। बैसाखी पंजाब में। गणगौर राजस्थान में। पोंगल जो है पोंगल तमिलनाडु में। बिहू असम में। गंगा नवमी हरियाणा में। उगाड़ी आंध्र प्रदेश में। लोसर अरुणाचल प्रदेश में। इम्पोर्टेंट है लोसर जो है अरुणाचल प्रदेश में। पुष्कर मेला अजमेर में। फसल त्योहार की बात करें तो ओणम पोंगल बैसाखी हरेली रंगोली बिहू मकर संक्रांति। पूर्णिमा को बनाया जाने वाला त्यौहार जो है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार जो है होली हो गया, अभी आने वाली है होली। गुरु पर्व हो गया, गुरु पर्व हो गया। रक्षाबंधन और बुद्ध पूर्णिमा। तो होली, रक्षाबंधन, गुरु पर्व और बुद्ध पूर्णिमा, ये सब के सब जो है पूर्णिमा के दिन बनाई जाती है। अमावस के दिन दिवाली बनाई जाती है। अब कुछ चित्रकारी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। चित्रकाठी चित्रकारी महाराष्ट्र की है। चित्रकाठी महाराष्ट्र की है। इस कला में हाथ से बने कागज पर कहानी को चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश में। कलमकारी और पोचमपल्ली हमने देखा था, उसकी साड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश। तो कपड़ों के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग और चित्रकारी के प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। मधुबनी की बात करें तो हमने देखा था बिहार में। यहाँ पर रिवीजन के लिए है, ये हो चुका है हमारा। चित्रों में उभार के लिए चावल के रंगीन पेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से उभार मतलब कुछ कुछ जो है यहाँ पर 3D 2D या 3D जो भी है थोड़ा सा उभार करने का कोशिश की गई है मधुबनी में। तो यहाँ पर उसमें चावल के रंगीन पेस्ट का यूज़ करता है उभार लाने के लिए। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है मधुबनी में। चित्रपट्टिका जो है उड़ीसा है। पर चित्रपट्टिका उड़ीसा हो गया। हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है। जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित कपड़े के ऊपर बनाई जाती है चित्रपट्टिका उड़ीसा। आगे है फड़ चित्रकारी राजस्थान में होती है। फड़ और बहादुर व्यक्तियों के चित्र होते हैं। जामदानी जो है पश्चिम बंगाल में। शहतूश और पश्मीना जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में। पटोला बुनाई गुजरात में। वर्ली जो है महाराष्ट्र में, ये इम्पोर्टेंट है। बंडाना चित्र राजस्थान में। चिकन यूपी वाला हो गया। शॉल कुल्लू हिमाचल प्रदेश का। एम्ब्रॉयडरी कश्मीर। सिल्क जो है असम। पोचम ये फिर से आ गया। पोचमपल्ली तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वो पहले एक ही था इसलिए। आगे इत्र जो है कन्नौज हो गया। दरिया जो है जम्मू एंड कश्मीर। पीतल कारीगरी मुरादाबाद यूपी में। लकड़ी नक्काशी सहारनपुर यूपी में, बहुत फेमस है। यहाँ पर आप वीडियो भी दे सकते हैं। सहारनपुर का फर्नीचर करके है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे लकड़ी की नक्काशी की जाती है। पिथौरा एमपी। अब यहाँ पर कुछ नृत्य देख लेते हैं। तो भरतनाट्यम हो गया हमारा तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश।
उड़ीसा का ओडिसी, कथकली केरल हो गया, मोहिनी अट्टम केरल हो गया, कथक यूपी हो गया, मणिपुर का मणिपुरी। अब यहाँ पर लोक नृत्य है राउफ दामली जम्मू एंड कश्मीर का है, छोलिया उत्तराखंड का है, घूमर राजस्थान का है, गरबा भी गुजरात का है, तमाशा और लावड़ी महाराष्ट्र की है, बिहू असम का है, कोलट्टम तमिलनाडु का, झूमर हरियाणा का, झूमर झूमर चारकुला यूपी का, कालबेलिया राजस्थान का, यक्षगान जो है कर्नाटक का, छपेली धामन जो है हिमाचल प्रदेश का। अब यहाँ पर ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड है तो ये देख लेते हैं। यहाँ पर एक थीम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो टोटल कितने थीम हैं? तो यहाँ पर 6 थीम है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाटर, फूड, शेटल, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। अब ये जो पहला वाला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत सब थीम भी हैं। सबसे थीम में हो जाएगा रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल और प्लांट। तो इसको हमको एज इट इज हमको ऐसे ही याद करना है। एनसीईआरटी में भी इसके बारे में स्टार्टिंग में जो है दिया गया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। थीम जो है टोटल 6 तरह की हैं। सबसे पहला है फैमिली एंड फ्रेंड, वाटर, फूड, शेल्टर, ट्रैवल और थिंग्स वी मेक एंड डू। और फैमिली एंड फ्रेंड्स में रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल और प्लांट, ये सब थीम थी। आगे है ईवीएस का नेचर देखें तो प्राइमरी क्लास में बच्चे अपने इन्वायरमेंट के समग्र रूप से देखते हैं, ना कि भागों में। इससे जुड़े किसी भी सब्जेक्ट को साइंस या सोशल साइंस के रूप में नहीं देखा जा सकता। मतलब ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते ये साइंस है और सोशल साइंस। तो ये पूरा एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें बच्चा समग्र रूप से देखता है। मतलब कुल मिला के यहाँ पर बच्चा डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि ये साइंस है या सोशल साइंस ये है। तो उसका इन्वायरमेंट इतना वो एक जैसा समग्र रूप रहता है। तो दोनों ही चीज़ें इसमें शामिल होगी। एनसीएफ 2015 के अकॉर्डिंग क्लास फर्स्ट और सेकेंड में ईवीएस की एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, बल्कि इससे जुड़े कौशल को लैंग्वेज और मैथ्स से जोड़ने की भी बात कही गई है। तो एनसीएफ जो 2000 हमारी एनसीईआरटी की बुक में स्टार्टिंग में ही एक पेज है, उसमें ये एनसीएफ 2005 क्या क्या चीज़ें कहता है इन्वायरमेंट के बारे में, उन सब के बारे में ये चीज़ें कहता है। वो ये कहता है कि इसमें जो है ईवीएस को फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में नहीं है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में ये है। तो इसको हमको लैंग्वेज और मैथ के रूप में हमको उसको जोड़ना है। ईवीएस को सीखना सरल से जटिल की ओर, मतलब ईवीएस को सीखना है तो बच्चे को कैसा सिखाना है ये यहाँ पर बताया गया है। तो सरल से मतलब बहुत चीज़ें सरल से हमको फिर कठिन की ओर जाना है। स्थानीय मतलब जैसे ये एक पार्क है, पार्क में पौधे हैं, सबसे पहले उनको देखना है। फिर उसके बाद हम बहुत बड़े उसमें क्या है नेशनल पार्क वगैरह में जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो स्कूल का पार्क हो गया या फिर जो ग्राउंड हो गया, वहाँ पे हमने चीज़ें देखी। और फिर जब हम चिड़ियाघर देखने गए या फिर तो ये हो गया वैश्विक। कुछ इस तरह से हमको बच्चों को सिखाना है। तो पास की चीज़ें, स्थानीय चीज़ों को पहले, फिर एक वैश्विक होना है। मूर्त से अमूर्त की ओर ये हमको सिखाना है, ईवीएस को सिखाना है। आगे असेसमेंट की बात करें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे करना? पढ़ने के दौरान किया गया आकलन ही फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन या तरीका है। यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है और क्लास डिस्कशन किया जाता है, क्लास में डिस्कशन किया जाता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऑब्जर्व और प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट और क्लास डिस्कशन। योगात्मक क्या है? तो योगात्मक में समेटिव, साल के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है। इसको ईयरली और हाफ ईयरली एग्ज़ाम या स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी कहते हैं। आगे देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो यहाँ पे कुछ शब्दावली है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो
फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव के लिए है। असेसमेंट एज लर्निंग ये सेल्फ असेसमेंट के लिए किया गया है। तो ये बिल्कुल याद रखना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट असेसमेंट फॉर लर्निंग है, समेटेड असेसमेंट ऑफ लर्निंग है और सेल्फ असेसमेंट के लिए असेसमेंट एज लर्निंग है। आगे देखते हैं टोटल एवोल्यूशन की बात करें, टूल्स ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो पोर्टफोलियो बनाया जाता है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह किया जाता है। तो ये क्या है? पोर्टफोलियो होता है। बच्चे की उपलब्धि, प्रगति, कमियों को भी यहाँ पर रखा जाता है। बच्चा किसमें अच्छा काम कर रहा है और उसकी क्या कमजोरियाँ हैं। आगे है पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जानकारियाँ आदि। बच्चे के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है कि उसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। बाकी अगर बच्चे का पोर्टफोलियो से हम ये भी पता कर सकते हैं कि बच्चे किस में बहुत अच्छा कर सकता है और किस में सुधार की करने की आवश्यकता भी होती है, और सुधार हम कैसे करें, इन सब की जो है पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे से दिया होता है और उसको हम पढ़ के हम समझ सकते हैं। दूसरा है रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, बिहेवियर, स्किल्स, एटीट्यूड, इन सब का किया जाता है। एक होता है कम्यूलेटिव रिकॉर्ड। तो इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। एकेडमिक हो गया, अटेंडेंस हो गया, अचीवमेंट, ये सब हो गया कम्यूलेटिव रिकॉर्ड। आगे देखते हैं रेटिंग स्किल। तो इसमें बच्चे की रेटिंग देने का काम करते हैं कि पुअर है, एवरेज है, गुड है या हायर है। अब रूबिक्स क्या है? यह है असेसमेंट का एक टूल है जो स्पष्ट रूप से लिखित, मौखिक तक किसी भी तरह के स्टूडेंट के काम के सभी घटकों में अचीवमेंट को इंडिकेट करता है और स्टूडेंट के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शक रूबिक्स कहलाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये एक असेसमेंट करने का एक टूल है रूबिक्स, जो स्पष्ट रूप से लिखित से मौखिक तक किसी भी तरह के सब्जेक्ट में काम आ सकती है। तो ये तो रिटन हो गया और ओरल हो गया। रूबिक्स को रिटन भी ले सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं। सभी घटकों में अचीवमेंट को इंडिकेट करता है, लिखित और ओरल, और स्टूडेंट को अधिगम में आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शक रूबिक्स कहलाती है। आगे है चेक लिस्ट। इसका ज़्यादातर यस और नो में हम जवाब देते हैं। चेक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हमको करना है यस है या नो है, यस है ये मतलब नो है या यस है, कुछ इस तरह से इसको चेक लिस्ट बोलते हैं। अब बच्चों को संवेदनशील, चूँकि एनसीईआरटी में कहा गया है कि बच्चों को इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशील बनाना है। तो इंडिविजुअल, डिफरेंट, वर्ग, गरीब बच्चे, प्लांट, वाटर और एनिमल, इन सब में संवेदनशील बनाना है ताकि इन फ्यूचर जब वो बड़े होकर इन पर अपने काम दे सकें, कुछ कर सकें इनके बचाने के लिए। तो इनको क्या है? सेंसिटिव बनाना है। किनकी? इंडिविजुअल, डिफरेंट, प्लांट, वाटर और एनिमल। आगे पर्यावरण का ऑब्जेक्ट क्या है? तो शिक्षा का केंद्र जो है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए और जिसमें और सिर्फ यहाँ पर जो टीचर जो है वो सिर्फ मार्गदर्शक का काम करना चाहिए। ये नहीं कि टीचर सेंट्रिक हो गया और बच्चा जो है वो उसमें आ गया, थोड़ा पीछे रह गया। तो ऐसा नहीं, बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए। इसमें बच्चों को खुद रोज़ खुद जो है खोज कर पता करने का तरीका, अवसर मिले, ऐसा हमको पढ़ाना चाहिए या फिर ऐसी एक्टिविटी कराना चाहिए। आगे बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को कम करना है और भाषाएं, वर्णन आदि को स्थान नहीं दिया गया है। मतलब यहाँ पर रटने वाली चीज़ नहीं है। बच्चा कोई भी चीज़ पढ़ रहा है तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर कोई डेफिनेशन है तो उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पर यही चीज़ कही गई है।
आगे है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएं जिससे भी अपने विचार क्या है प्रस्तुत किए जाएं। उत्सुकता क्यूरियोसिटी को बढ़ा सके। तो जब एक क्लास में बच्चा बैठा रहता है, मान लीजिए ये बच्चे हैं, तो इन सब के पास क्या है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, अपने विचार प्रकट करने हैं। तो हर किसी को क्या है, ऐसी हमारा लेसन प्लान होना चाहिए कि उसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका दिया जाए बोलने के लिए। उनके मन में उस लेसन के प्रति क्या विचारधारा है, उस टॉपिक के प्रति क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनका काम करने का सोचने का तरीका, ये सब चीज़ें बच्चों से रिलेटेड हैं। तो ये सब जानना, जब ये चीज़ें हम एक टीचर जान जाएगा तो उसका जो है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। आगे है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब वो खुद करके सीखेगा तो उसको ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि होता है ना कि यहाँ पर हमने कुछ होमवर्क दिया, मान लीजिए हमने कुछ होमवर्क दिया तो यहाँ पर बच्चे को ही करना है, पेरेंट्स को यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, पर ये जो उसका जो भी एक्टिविटी उसको दी गई है होमवर्क के रूप में, ये बच्चा अगर खुद करके सीखेगा तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। तो यही है खुद करके सीखना। और प्रयोग, एक्सपेरिमेंटल कर सके। तो जैसे इस छोटे स्कूल में होता है ना कि प्लांट ग्रो करना है, तो चने के प्लांट कैसे ग्रो होते हैं, उसमें कैसे जर्मिनेशन होता है, तो ये सब चीज़ें जो है बच्चे एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हैं। पेरेंट्स बस उसको हेल्प कर सकते हैं कि आपको इसमें पानी में डालना है, ये करना है, बस ध्यान रखना है कि वो कोई चीज़ उनको हार्मफुल ना पहुंचाए। बाकी बच्चे द्वारा ही किया गया जो काम होगा वो एक्सपेरिमेंटल उनके लिए होगा। आगे है बच्चों को लैंगिक भेदभाव यानी जेंडर बाइस के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके और हत्याकरण के हास्याकरण के मुद्दों पर समालोचन किया जा सके। तो ये भी हमको बच्चों को सिखाना है कि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। जो लड़की कर सकती है वो लड़का भी कर सकता है, और जो लड़का कर सकता है, मतलब जैसे मैथ होता है तो मैथ जो है लड़कों को ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि उनको ज़्यादा माहौल दिया गया है। वही माहौल अगर हम लड़कियों को भी देंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी उस काम को सीख जाएंगे। तो ये है, हमको भेदभाव नहीं बल्कि समानता, लैंगिक भेदभाव के प्रति हमको उनको संवेदनशील बनाना है। आगे है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाना और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना है। मतलब हमारे जो प्रकृति है और जो हमारा समाज, सोसाइटी, सबको आदर करना है। हमारा जो कल्चर है, त्योहार, उसको सब मनाना। ये नहीं कि नहीं नहीं हम तो ये तो मनाते ही नहीं, हमारे यहाँ ये ऐसा होता ही नहीं है। ये सारी बातें जो है नेगेटिविटी बच्चों के अंतर्गत नहीं लानी है। आगे है, तो यहाँ पर हम सब क्या कर रहे हैं, हम बच्चे को निगेटिविटी चीज़ों से क्या है दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बच्चे के अंदर कोई निगेटिविटी आती भी है तो टीचर का काम है उस निगेटिविटी को वो पॉजिटिव में बदल सके। तो यही क्या है स्कूल होगा, यही उसके सारे उस सब्जेक्ट में यही काम आने वाला है। तो उसको कहीं पर भी उसको निराश नहीं होने देना है, कहीं उसको निगेटिविटी में नहीं पढ़ने देना है। और यही सब काम क्या है टीचर का ही रहता है। आगे हम क्षेत्र भ्रमण की बात करें तो क्षेत्र भ्रमण ईवीएस का सबसे अच्छा रिसोर्स है। कोई भी चीज़ दिखानी है तो हम उसको क्या है फील्ड ट्रिप, मतलब जानवरों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम उसको जू ले जाकर बच्चों को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये शेर है, ये चीता है, और ये एलिफेंट है, ये क्या है, ये बर्ड है, ये फॉक्स है, ये क्या है, ईगल है। तो ये जू में जो है आसानी से देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है फील्ड ट्रिप। प्री प्लानिंग, पूर्व योजना के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। तो पूर्व योजना के साथ जो है प्री प्लान होनी चाहिए। तो छोटे बच्चे हैं, अब 1 से लेके 5th तक के हैं, तो इनको बहुत दूर नहीं ले जा सकते, बल्कि पास में ही जो हो। मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में तो बहुत जो है अच्छा जू है, तो वहाँ पर जा सकते हैं। और भी जो है जैसे कि जैसे लाल किला हो गया, यहाँ पर भी जा सकते हैं। और जैसे कि कुतुब मीनार, तो यहाँ पर भी बच्चे जाते हैं और क्या है वहाँ पर उनका
क्षेत्र भ्रमण होता है। तो दिल्ली जो DSSB वाले बच्चे हैं वो अक्सर वहाँ पर जाते हैं। तो ये हो गया हमारा फील्ड ट्रिप। आगे है EVS की पढ़ाई को क्लास के बाहर भी जोड़ा गया है। तो सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही बच्चे को नहीं रखना है, बाहर भी ले जाना है। बाहर के उसके क्लास से लेके बाहर की चीज़ों से भी उसको कनेक्ट करना है, ताकि एक्टिविटी द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमते करने की क्षमता हो। जैसे बाग बगीचे, तालाब के किनारे प्रकृति भ्रमण पर ले जाना जरूरी है। इससे उनके अवलोकन के साथ अन्य कौशल का भी डेवलप हो जाता है। आगे है EVS टीचर बच्चों को ही मतलब टीचर सेंट्रिक होना चाहिए, जेंडर बाइस नहीं करना चाहिए, समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए। अफर्मेटिव समर्मेटिव जो भी है हमारा। आगे है फॉर्मेटिव जो है मूल्यांकन सही है। आगे है लोकतांत्रिक क्लास का माहौल होना चाहिए। मतलब लोकतंत्र में क्या है, सभी बच्चे समान है, सभी को समान अवसर मिलेगा अपनी बात कहने का। इस तरह से जो है टीचर को जाना चाहिए, सभी को समान अवसर, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना। इसे लेक्चर मेथड है तो लेक्चर मेथड में भी क्वेश्चन आंसर डाले, डिस्कशन डाले उस चीज़ को, ताकि जो उसका लेक्चर है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहने का उसमें सहयोग करें। गुड कैरिकुलम का निर्माण करें। अब कैरिकुलम पाठ्यचर्या 2005 क्या कहती है इसको देख लेते हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करा जाए। तो रटवाना तो किसी बच्चे को है ही नहीं है। वो बच्चा खुशी से, मान लीजिए उसको पोयम ही कविता बोल रहे, कविता को अगर सिखाया जाएगा तो एक टीचर क्या है, एक्ट करके बताएगा, उसको रटाने वाले की कोशिश नहीं करेगा। वो इतना एक्टिव होके उसको पढ़ेगा, मजे होंगे तो बच्चे भी उसको क्या है सीखेंगे। तो इसमें क्या है, रटने वाली हम उसको याद तो करा रहे हैं लेकिन उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं। तो रटन प्रणाली क्या हो जाएगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और बच्चा यहाँ पर गाएगा, नाचेगा। तो इस तरह से भी उसको कविता अपने ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। तो रटन प्रणाली क्या है यहाँ पर खत्म हो गई। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, तो केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, उसके बाहर भी होना चाहिए, बाहर की चीज़ों को भी बताना चाहिए। परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना, कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। आगे है अब EVS क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटेड होनी चाहिए, डिबेट्स होनी चाहिए, पिक्चर रीडिंग होनी चाहिए। पिक्चर दिखाया, फिर बच्चे से पूछा इस पिक्चर में आपको क्या दिखा, आप इस पिक्चर से अब आप बताइए कि आप इस पिक्चर को कैसे बताएंगे इसमें। तो वो अपने मन से बताएगा, तो उसकी जो है पिक्चर रीडिंग बोलने की क्षमता उसकी डेवलप होगी और वो कॉन्फिडेंस महसूस कर पाएगा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जैसे मैंने वो बीज वाला है, चने के बीज को उगाना या मूंग की दाल के बीज को उगाना, तो इससे भी उसका एक्सपेरिमेंटल क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। स्टोरियाँ, बहुत सारी स्टोरियाँ सुनाना है, जिससे बच्चे क्या है बिल्कुल अपनी क्लास रूम से निकल के वो क्या है एंशियंट पीरियड में भी पहुंच सकते हैं, मिडिवल पीरियड में भी आसानी से पहुंच जाते हैं सिर्फ स्टोरी के माध्यम से। आगे है स्टूडेंट आस्क के क्वेश्चन, और जो है अगर लेक्चर मेथड कर रहे हैं तो क्वेश्चन बीच बीच में पूछते रहना है, ताकि बच्चे क्या है सोए नहीं, आलस महसूस नहीं करे और एक्टिव बना रहे। पीयर लर्निंग मतलब अपने साथ जो भी उसके सहपाठी हैं तो सहपाठी उसको अच्छा सिखाएं और खुद भी अच्छा सीखें, तो ऐसा पीयर लर्निंग होनी चाहिए। आगे है EVS बुक की बात करें तो EVS बुक जो है पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक आकर्षित होनी चाहिए, ना कि मोटी और अप्रासंगिक होनी चाहिए। आकर्षित करने के लिए उसमें क्या होनी चाहिए, पिक्चर होनी चाहिए, रंगीन। कलर का बहुत इम्पोर्टेंट है छोटी क्लासों में, क्योंकि बच्चे कलर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो हर चीज़ में क्या है कलर को ही कलर के माध्यम से बहुत आसानी से सीख सकते हैं। EVS सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं, वास्तविक घटनाएं होनी चाहिए। सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत होना चाहिए। विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदायों को प्रेरित करते रहना चाहिए। इससे अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं, जिससे हम परिचित हैं। बच्चों के स्तर में अनुरूप होनी चाहिए।
कुछ तो ये था पेडागोजी से संबंधित। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ पौधे या प्लांट हैं। तो इकोलॉजिकल एडोप्टेशन इन प्लांट के बारे में देखते हैं। तो हाइड्रोफेटिस, ये पौधे जो है बहुत अधिक जल वाले स्थानों में पाए जाते हैं। तो हाइड्रो शब्द आ गया तो समझ लीजिए पानी से है। मेसोफेटिक्स जो हैं वो वन, बाग, बगीचे, खेत उगने वाले सामान्य पेड़ पौधे हैं, तो मतलब ज़मीन पर उगने वाले हैं। अब ये जो है जीरोफेटिस जो है ये मरुस्थलीय पौधे इनको कहा जाता है। मृदा या सॉइल में पानी की कमी होती है, तापमान अधिक होता है, जैसे कि कैक्टस। हेलोफेटिक्स जो है जो खारे पानी वाली जगह पर पाए जाते हैं, जैसे मैंग्रोव्स हो गए, ये खारे पानी में ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ड्रिप सिंचाई विधि। तो यहाँ तो ड्रिप वही है, इस विधि में वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल हानि के बराबर नहीं के बराबर होती है, इसलिए हम ड्रिप या टपक सिंचाई का यूज़ करते हैं। तो वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा इस विधि में पीवीसी की पाइपलाइन खेतों में बिछाई जाती है। तो ये हो गई सिंचाई यानी टपक या ड्रिप सिंचाई। आगे है बीज जो है, बीज प्राचीन समय में कैसे रखते थे। तो वही एक लौकी होती थी, लौकी सूख जाती थी, जैसे बताया ना, कमंडल टाइप का भी होता था, और ये तमूरा और ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी बनाए जाते थे। तो ऐसे ही जो है प्राचीन समय में क्या करते थे, सूखी लौकी सूख जाती थी, उसके अंदर मिट्टी का लेप लगा देते थे और नीम का, और फिर उसमें बीजों को रखा जाता था। तो आई होप आपको ये वीडियो क्या होगा, पसंद आया होगा। जिसको भी नोट्स लेना है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकता है और वहाँ से ले सकता है। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। आज यहाँ पर ईवीएस जो है वो एनसीईआरटी भी यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका जो ईवीएस वाला पोर्शन है वो ईजिली हो जाएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।